एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिमरन जम्वाल एंड आई एम हियर विद अनदर वीडियो। सो ये वीडियो क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए, ये आपके सिविक्स का चैप्टर 2 है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। तो ये आपकी चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो मैंने अपने चैनल पे पढ़ा दिया, आपने नहीं देखी है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो हमने चैप्टर 1 में बहुत सी चीज़ें कवर कर ली थी। हमने साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ लिया था, हमने देख लिया था कि वहाँ पे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया, इंडियंस का जो स्ट्रगल था वो क्या था। अब हम इस चैप्टर में देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में। सो अभी जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। हु देन वर द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कौन थे वो लोग जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के बनाया। इतनी ज़्यादा जो पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में तब थी कि सब लोग बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे? नहीं। You will find here very brief sketch of some of the leaders who play an important role in। आप यहाँ पे बहुत briefly जो है वो देखोगे कि कौन कौन leaders थे। So the drafting of the constitution drafting of the document called constitution was done by an assembly जहाँ जिसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। एक ऐसी असेंबली में ये सब चीज़ें हुई, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जो कि इलेक्शन के बेसिस पे हुई थी। तो इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946 में ये इलेक्शंस जो हैं हुई थी। तब भी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो बनी थी। तो इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन दिसंबर 1946 में। सून आफ्टर द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जैसे कि हमने पार्ट 1 में देखा था कि जो कंट्री है वो 2 पार्ट में डिवाइड हुई थी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू द Constituent Assembly was also divided into Constituent Assembly of India that of Pakistan। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिवाइड हुई वो भी 2 चीज़ों में डिवाइड हुई, इंडिया की एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और एक पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। सो द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव्स 299 मेंबर्स। 299 मेंबर्स मीन्स अबाउट 300 मेंबर्स जो हैं वो वहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तब थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन, ये डेट्स आपको याद रखनी है, 26 नवंबर 1949 पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट किया, बट वो इफेक्ट में कब आया? 26 जनवरी 1950। तो ये आपको याद रखना है कि अडॉप्ट कब किया और उसको लागू कब किया। टू मेक दिस डे वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज अ रिपब्लिक डे। तो इस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ रिपब्लिक डे। सो वाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय दिस असेंबलीज मोर देन 50 ईयर्स अगो। तो हम क्यों अभी भी इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करते हैं जो तब उस असेंबली में बनाई गई थी? तब के लोग तो अलग थे, अब हम न्यू जनरेशन हैं, हमें न्यू मॉडर्न हो गए हैं लोग, तो लोगों को उसी हिसाब से जो है वो सब कुछ चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। तो आज हम क्यों नहीं अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फिर से फ्रेम करने की सोचते हैं? सो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्यों। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज़ ऑफ इट्स मेंबर्स अलोन। जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो सिर्फ उन्हीं लोगों का इंटरेस्ट जो है वो शो नहीं करता था जो लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे। मीन्स 300 पीपल वहाँ पे अगर प्रेजेंट थे तो सिर्फ इन्हीं का इंटरेस्ट जो है वो शो नहीं करता था। इट एक्सप्रेस अ ब्रॉड कंसेंसस ऑफ इट्स टाइम। Many countries of the world have been rewrite their constitution afresh because the basic rules were not accepted to the major social groups and political parties। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लोग हैं अगर वो मॉडर्न हो गए हैं अभी, तो क्यों हम न्यू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताते? तो वहीं उन्होंने बोला है कि जो कुछ कंट्रीज़ हैं वो रीराइट करती हैं अपना कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो जो फ्रेश जनरेशन होती है, जो अभी जनरेशन होती है, उसको एक्सेप्टेबल नहीं होता। बट the constitution in some other countries the constitution exists as a mere piece of paper। बट कुछ कंट्रीज में जो है वो सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर ही होता है, नो वन एक्चुअली फॉलो इट, कोई भी वहाँ पे फॉलो नहीं करता इसको। बट द एक्सपीरियंस ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफरेंट है। Over the last half century, several groups have questioned some provisions of the constitution। ऐसा नहीं है कि इतने अच्छे लोग हैं कि कुछ तो कहते ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। नहीं, कुछ ऐसी ग्रुप्स हैं जो अभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो कुछ प्रोविजंस हैं उस पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि ये तो पहले होना चाहिए था, अब क्यों? आपने जैसे कि 7th की बुक में पढ़ा होगा कि हमारे पहले 7 फंडामेंटल राइट्स थे, बट आगे जैसे जैसे जो टाइम चलता गया, जब उन्होंने 7 फंडामेंटल राइट्स बनाए थे, बट अभी क्या है, हमारे सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। जो हमारा एक फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, वो अभी क्या हो गया? एबॉलिश हो गया और वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आ गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जिसमें हम फंडामेंटल राइट्स में नहीं लिख सकते ना हम, वो उन्होंने हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिख के बताए हैं।
but no larger social group political party has ever questioned the legitimacy of the constitution itself. But किसी ने भी legitimacy of the constitution पे कभी question नहीं किया. This is an unusual achievement for any constitution कि constitution के basic जो base जो है उस पर कोई question नहीं करता, but कुछ ऐसे provisions होते हैं जिस पे constitution क्वेश्चन मार्क लगता है. तो ये खुद में ही किसी कॉन्स्टिट्यूशन की बड़ी अचीवमेंट है कि कोई भी इसको चेंज नहीं करना चाहता, बट कुछ ऐसे प्रोविजन, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दी फंडामेंटल राइट ऑफ प्रॉपर्टी की, राइट टू प्रॉपर्टी की, ऐसे जो कुछ हैं उस पर लोग क्वेश्चन मार्क करते हैं. सेकेंड रीजन फॉर द एक्सेप्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया. सेकेंड रीज़न क्यों लोग जो है वो चेंज नहीं करना चाहते अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसने लोगों के इंटरेस्ट को जो है वो बताया है. देयर वॉज नो यूनिवर्सल रिटर्न फ्रेंचाइज एट दैट टाइम. उस वक्त में कोई यूनिवर्सल रिटर्न फ्रेंचाइज नहीं थी, बट अभी है. सो द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैन नॉट हैव बीन चूजन डायरेक्टली बाय ऑल द पीपल ऑफ इंडिया. इट वॉज elected mainly by the member of the existing provincial legislature that we mentioned above, जो कि हमने ऊपर देखा. This ensured a fair geographical share of members from all the region of the country. अब ये क्या है, जब यूनिवर्सल रिटर्न, अब ये इन लोगों के लिए थोड़ी है कि थोड़े लोगों के लिए है, बाकी लोगों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है. ये यूनिवर्सली जोग्राफिकली सब पे जो है वो क्या होता है, इम्प्लीमेंट होता है. असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाई इंडियन नेशनल कांग्रेस. जो असेंबली थी तब इंडियन नेशनल कांग्रेस से डोमिनेटेड थी, क्योंकि जो 300 में से जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही थे. तो ये द पार्टी दैट लेड इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ये वही पार्टी थी जिसने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो लड़ा था. तो बट द कांग्रेस इटसेल्फ इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड ओपिनियंस. बट जो कांग्रेस थी, मान लो कि 300 में से अगर 200 लोग कांग्रेस के हैं, इसमें ही बहुत अलग अलग ओपिनियंस थे लोगों के, अलग अलग स्टेट्स से, अलग अलग एरियाज से, अलग अलग कल्चर, रिलीजियस कल्चर के लोग जो है वहाँ पे तब थे. असेंबली हैड मैनी मेंबर्स हु डिड नॉट एग्री विद द कांग्रेस. कुछ ऐसे भी मेंबर्स थे जो कांग्रेस से एग्री नहीं करते थे. इन सोशल टर्म्स टू, सोशली टर्म भी द असेंबली रिप्रेजेंट मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट, जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया, ग्रुप, कास्ट, क्लास, रिलीजन एंड ऑक्यूपेशंस. इवन इफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज इलेक्टेड बाई यूनिवर्सल एंड फ्रेंचाइज, इट कंपोजिशन विल नॉट बीन हैव वेरी डिफरेंट. फाइनली अगर ये यूनिवर्सल एंड फ्रेंचाइज के उस पे भी, बेसिस पे भी इलेक्ट होती, फिर भी जो डिफरेंस है वो वैसा ही रहता है, कुछ चेंज नहीं होता. फाइनली द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर्कड गिव सेंसिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन. बट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बना है. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर्क इन ए सिस्टमैटिक, ओपन एंड कंसेंशनल मैनर में काम करती है. फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल, जो फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल जिस पे सब लोग एग्री करते. तो आपको सबसे पहले जानना है कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी वो किसके द्वारा चेयर की जा रही थी. डॉक्टर BR अम्बेडकर. इन्होंने क्या किया था, एक ड्राफ्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का बनाया, जिस पे बहुत सी डिस्कशंस हुई, बहुत सी राउंड कॉन्फ्रेंसेस हुई, बहुत लोग, आपको पता होना चाहिए कि नियरली 3 साल लग गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में. मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वर कंसिडर्ड. 2000 से भी ज़्यादा अमेंडमेंट जो हैं वो हुई थी. द मेंबर्स डेलिबरेटली फॉर 114 days spread over 3 years. So every document presented and every word spoken in the constitution has been recorded. जब कोई एक बनाया, जैसे कि उन्होंने बनाया कि फ्रीडम टू इक्वालिटी. अब इक्वालिटी के जो था इस पे भी बहुत सी डिस्कशन हुई, बहुत, हर एक असेंबली के मेंबर ने जो जो चीज़ें कहीं उस चीज़ों को नोट किया गया. सो दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स. सो व्हेन प्रिंटेड दीज डिबेटेड आर 12 बल्कि वॉल्यूम्स. जब ये प्रिंट हो गया तो ये जो डिबेट सब कुछ था, इसमें 12 जो वॉल्यूम्स थी, बल्कि वॉल्यूम्स, हैवी वॉल्यूम जो है वो बन के आई. These debates provide the rationale behind every provision of the constitution. These are used to interpret the meaning of the constitution. ये हमें बताता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो किसी एक या दो इंसान ने नहीं बनाया, बल्कि ये पूरी जो इंडिया है, जो इंडिया के लोग हैं, उनके बेसिस पे बनाया गया है. तो थर्ड एंड द लास्ट जो आपका टॉपिक है वो है guiding value of the Indian Constitution. So in this big we shall study the exact provision of the Indian Constitution on different subjects. At this stage, let us begin by understanding the overall philosophy of which our Constitution is all about. अब देखते हैं कि हम जो हमारा Constitution हम कर रहे हैं वो basically है क्या. We can do this in by 2 ways. 2 ways से हम कर सकते हैं. We can understand it by reading it, the views of some of our major leaders in a constitution, but it is equally important to read what the constitution says about its own philosophy. 2 तरीकों से, एक तो या फिर जो लीडर्स ने कहा है हम उसको पढ़ें अच्छे से ध्यान से, या तो
दूसरा है कि हम, बट ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन खुद में क्या कहता है, हमें वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस इज़ व्हाट द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज। जो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमें बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूरा अब जैसे कि आपकी जो बुक होती है, ये ही जो आपकी 9th की बुक है, इसके पहले आपको क्या दिया होता है, इंडेक्स दिया होता है कि आप इसमें ये चैप्टर जो है वो पढ़ने वाले हैं। ऐसा ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है जो बहुत मोटी बुक है, ठीक है, पतली सी बुक नहीं है कि आप एक दिन में पढ़ लोगे, नहीं, बहुत मोटी बुक है जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसलिए जो प्रीएम्बल है ये भी एक इंडेक्स है जो बताता है कि कुछ आइडियाज़ उसमें लिखे हुए हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन है ये ऑल अबाउट इन आइडियाज़ पे ही बेसिस है। ड्रीम एंड द प्रोमिसेस, सम ऑफ यू हैव मे नोटिस द नेम मिसिंग फ्रॉम द स्केच ऑफ द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि महात्मा गांधी का नाम जो है वो मिसिंग है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का हमने नाम देखा, बट हमने महात्मा गांधी के बारे में तो कुछ जाना ही नहीं। सो हाउ ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ये जो महात्मा गांधी ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर नहीं थे। येट देयर आर मैनी मेंबर्स हु फॉलो दिस विजन ईयर्स अगो। रीडिंग इन दिस मैगजीन यंग इंडियन इन 1931 ही हैड स्पेल्ड आउट व्हाट ही वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी। इन्होंने प्रेजेंट तो नहीं थे, बट उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि मेरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस तरीके का हो। तो यहाँ पे उनका एक दिया हुआ है, वो कहते थे कि मैं चाहता था कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा हो जिसमें कोई भी ऐसा फील ना करे कि पुअर लोग ही ये मेरे लिए नहीं है। सब ऐसा चाहें कि उनकी जो वॉइस है वो सुनी जाएगी, उनका भी हक है, उनका भी अधिकार है। अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो वो जाके कंप्लेन कर सकते हैं। वो चाहते थे कि हमारी इंडिया में कोई अपर क्लास कोई लोअर क्लास ना हो, जो अनटचेबिलिटी है वो हमारी इंडिया में ना हो, एग्जिस्ट नहीं करती हो। वो चाहते थे कि जो हर एक इंसान है इंडिया में, उसके पास इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ हों। ऐसा ना हो कि जो वुमेन्स है वो बोलें कि काश मैं, उनके मन में ये ना आए कि अगर मुझे ऐसा करना होता तो काश मैं एक लड़के का जन्म लेके आई होती। वो चाहते थे कि ऐसा ना हो। जो ऐसे ड्रिंक्स हैं, इन एग्जॉटिक जो ड्रग्स हैं, वो ड्रग फ्री इंडिया हो हमारी, उनका ये मानना था। दिस ड्रीम ऑफ एन इंडियन दैट हैज़ एलिमिनेटेड इनइक्वालिटी वॉज शेयर्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हु प्ले क्री। आपने देख लिया कि जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे उन्होंने भी, अब वो क्या चाहते थे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इनइक्वालिटी शुड बी रिमूव्ड। उनका ये था कि इनइक्वालिटी जो है वो नहीं होनी चाहिए और इनइक्वालिटी कैसे रिमूव हो सकती है। ही ऑफन arbitrarily criticized महात्मा गांधी एंड हिज विजन्स। जो इन हिज कंक्लूडिंग स्पीच इन ऑफ द इंडियन असेंबली ही स्टेटेड हिज एंग्जाइटी वेरी क्लियरली। तो ये कुछ ऐसे चीज़ें जहाँ पे ये क्रिटिसाइज़ करते थे महात्मा गांधी को और उनके विजन्स को। तो यहाँ पे उन्होंने हमें बताया हुआ है कि वो क्या, उन्होंने क्लियरली हमें हमारे साथ क्या किया, बात शेयर की। ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950 वी आर गोइंग टू एंटर अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। इन पॉलिटिकल्स वी विल हैव इक्वालिटी एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वालिटी। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल में हम कहते हैं कि भाई यूनिवर्सल रिटर्न फ्रेंचाइज करो, बट सोशली और इकोनॉमिकली क्या, इन पॉलिटिक्स वी विल बी रिकॉग्नाइज द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट एंड वन वोट वन वैल्यू। इन आर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी शैल बी बाय रीजन of our own social and economic structures continue to deny the principle of one man and one value। हम पॉलिटिक्स की जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि एक इंसान के पास एक वोट है और एक वोट की एक वैल्यू है। बट अगर सोशल और इकोनॉमिक की बात करें तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सोशली और इकोनॉमिकली बाइकआउट किया गया है। जैसे कि आपने 7th क्लास में आदिवासी के बारे में पढ़ा होगा, जो मार्गनाइजेशन का 8th क्लास में। तो अब वो कह रहे हैं कि एक इंसान एक वैल्यू। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू लिव लाइक दिस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू डिनाई इक्वालिटी इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ्स। कब तक जो है कुछ लोगों को, जो पुअर लोग हैं, आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो भूखे पेट सोते हैं। उनके पास पॉलिटिकल इक्वालिटी तो है कि उनके पास वोट है, बट इकोनॉमिक और सोशल इक्वालिटी कहाँ पे है। मोदी सरकार ने कहा है कि जो गरीब लोग हैं उनको हम बाथरूम बना के दे रहे हैं, हम घर बना के दे रहे हैं, बट अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो फुटपाथ पे सोते हैं। देख सकते हैं आप। सिर्फ पॉलिटिकली ये कह के नहीं कि आपका एक वोट है, आपकी एक वैल्यू है, ये कह के नहीं, बल्कि सोशल और इकोनॉमिक भी लोगों के पास इक्वालिटी होनी चाहिए। फाइनली लेट अस टर्न टू जवाहरलाल नेहरू, जो कि उन्होंने अपनी फेमस स्पीच दी थी मिडनाइट ऑफ 19 अगस्त 1947, जिसको हम बोलते हैं थ्रिस्ट विद डेस्टिनी। नाउ दिस टाइम कम्स व्हेन वी शैल redeem our pledge, not wholly in or in full measures, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleep, India will awake to live and freedom। उन्होंने कहा कि अभी ये मौका आ गया कि हम प्लेज लें। जब लोग सारे सो रहे होते हैं, इंडिया जो है वो जागा हुआ होता है फ्रीडम के लिए। अब मूवमेंट कम, जब हम जाग रहे थे, लड़ रहे थे, अब ये मूवमेंट आ गया है
विच केम बट रियली इन द हिस्ट्री, जो कि हिस्ट्री में शायद कभी ऐसा ना हुआ हो। व्हेन वी स्टेप आउट फ्रॉम द ओल्ड टू द न्यू, उन्होंने कहा कि अब हम जो है नई ज़िंदगी हमें मिली है, हम ओल्ड से न्यू में चेंज होके आए हैं, हमने बहुत जो है फ्री स्ट्रगल किया, अब हम ये मौका आ गया कि हम एक प्लेज लें और ये क्या करें, एक्सेप्ट करेंगे जो फ्रीडम है वो हमारा क्या है, अधिकार है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अ सॉवरेन बॉडी रिप्रेजेंटिंग द सॉवरेन पीपल ऑफ इंडिया, एक इंडिपेंडेंट बॉडी कि अब कोई और आके उस पर रूल नहीं कर सकता। इंडिया सॉवरेन मीन अब कोई आके इंडिया पे रूल नहीं कर सकता बाहर का, वैसा ही ऐसे इंडिया के लोग जिन पे कोई भी आके रूल नहीं कर सकता। इंडिपेंडेंट विच मीन्स रूल मतलब कि अब ये है, अब आपके पास हक है, अगर आपको कोई मेजोरिटी ऑफ क्लास डोमिनेट करती है, आपके पास हक है कि आप कोर्ट में जाके उनके खिलाफ FIR या फिर केस कर सकते हैं और आपको अपना अधिकार जो है वो मिल जाएगा। Before the birth of freedom, we have endured at the point of labor and our hearts are heavy with the memory of this sorrow. उन्होंने कहा कि फ्रीडम से पहले हम अपनी ये चीज़ नहीं भूलेंगे कि फ्रीडम से पहले हमारे साथ क्या क्या हुआ है। हैवी हमारे दिल में जो है वो चीज़ रहेगी, बट सम ऑफ दीज दोज पेन्स कॉन्टिन्यू इवन नाउ, कुछ ऐसी पेन्स हमारे साथ आज भी जाएंगी। दिस पास्ट इज ओवर एंड इट इज़ द फ्यूचर दैट बिकॉन्स टू अस नाउ। वो हमारा पास्ट था, अब हमें किसके बारे में सोचना है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है। That future is not one of ease and resting, but the incessant striving so that we may fulfill the pledge we have so often taken, one we shall take today. जो एक हमने फ्रीडम स्ट्रगल के पहले लिया था कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं और हम अपनी इंडिया को क्या करके आज़ाद करके रहेंगे, अब हमें यही प्लेज जो है वो अभी लेना है। द सर्व टू इंडिया मीन्स द सर्व टू द मिलियन हु सफ़र। इंडिया को हमने सर्व किया है, इसका मतलब कि हमने बहुत से लोगों को ज़िंदगी दी है। अगर वो स्ट्रगल नहीं करते, आज भी हम ब्रिटिशर्स के अंडर होते, तो क्या आज जो हम इतना खुले ठाट वाट से चलते काम करते हैं वो हम कर सकते नहीं। इट मीन्स द एंडिंग ऑफ पॉवर्टी, इग्नोरिंग डिजीज़ एंड इनक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। इसका मतलब ये होता है गरीबी ख़त्म, डिजीज़ इनक्वालिटी ख़त्म, अब सबको क्या होगा, एक समानता मिली जाएगी। ग्रेट मैन ऑफ आवर जनरेशन हैज़ बीन द वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आइज़। अब हमने क्या किया है, ये स्ट्रगल करके जो हमारी जनरेशन है उसकी जो अब मैंने आपको बताया ना, अगर वो ऐसा नहीं करते तो आज भी हम ब्रिटिशर्स के अंडर रो रहे होते, आने वाली जनरेशन भी रो रही होती। तो अगर उन्होंने हमारी आंखों से आंसू जो है वो निचोड़ के ले लिए खुद की तरफ, एंड बट एज लॉन्ग एज दीज आर टीयर्स एंड सफरिंग, सो लॉन्ग एज वी वर्क विल नॉट बी ओवर। अब हमने ये सब चीज़ें तो देख ली कि दुख था, दर्द था, बट ये भी ख़त्म नहीं हुआ। आगे हमें इस जो चीज़ें हमने की हैं, स्ट्रगल जो हमने की है, इसको छोड़ना नहीं है और हम आगे भी ऐसा करते रहेंगे कि अगर कोई और आके हमारे पे रूल ना कर सके। फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब फिलॉसफी देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। बड़ा लंबा चैप्टर और बहुत इंपॉर्टेंट भी, आपको अच्छे से समझना पड़ेगा लाइन टू लाइन, इसीलिए मैं इतना टाइम लगा रही हूँ इसको पढ़ाने में। वैल्यूज़ दैट इंस्पायर एंड गाइड द फ्रीडम स्ट्रगल एंड वर इन टर्न न्यूटन बाय इट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द। अब ये थोड़ी ना कि अगर उनको ये लोगों को होता कि हमें कुछ नहीं मिलने वाला फ्रीडम करके, तो हम क्यों करें, बट उनको था, उनको ये जो वैल्यूज़ थी, ये जो आइडियाज़ थे, ये इंस्पायर कर रहे थे कि वो और जोर शोर से जो है वो क्या करें, इंडिया की फ्रीडम के लिए लड़ें। दीज वैल्यूज़ आर, जैसे कि प्रीएम्बल में हैं वैल्यूज़, अभी हम पढ़ेंगे अपना प्रीएम्बल। दे गाइड ऑल द आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद द शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यूज़, जिसको हम प्रीएम्बल कहते हैं। टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द अमेरिकन मॉडल, मोस्ट कंट्रीज इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड हैव चूजन टू ब्रिंग द कॉन्स्टिट्यूशन विद द प्रीएम्बल। तो ये हमने कहाँ से लिया था, अमेरिका से। तो अभी कुछ जो बाकी भी कंट्रीज़ है वो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किससे, इंडेक्स से शुरू करती हैं, जो कि हमारा प्रीएम्बल। अब ये जो है हमारा प्रीएम्बल है। Let us read the preamble of our constitution very carefully and understand the meaning of the each of the key words. अब ये जो words हैं इनका हम अच्छे से मीनिंग समझेंगे तो बच्चा इसको ध्यान से देखेगा। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है जैसे कि हम कोई पोएम पढ़ रहे हों, किस पे, डेमोक्रेसी पे। इट कंटेन्स द फिलॉसफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा बेस्ड है, ये उन वर्ड्स को कैरी करता है। एनी लॉ, एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, सब कुछ यहीं पे है। इट इज़ द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है, सोल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अब कॉन्स्टिट्यूशन को पहले रीड करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, experience, beliefs, faith, and worship, equality of status and opportunities, and to promote among them all
fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. अब इसमें उन्होंने कहा कि हम इंडिया के लोग जो हैं उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ये जो है वो अडॉप्ट कर लिया है, किसके बेसिस पे? सॉवरन, सोशलिस्ट, ये सब चीज़ें। अब देखते हैं कि इनका क्या मतलब है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ड्रॉन अप एंड इलेक्टेड बाय द पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसके लिए? लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन है, लोगों के लिए बनाया गया है, जो लोगों को रिप्रेजेंट करता है, एंड नॉट हैंडेड डाउन टू देम बाय अ किंग। और ये जो चीज़ें हैं लोग अब अपने तक ही रखेंगे, किसी भी किंग या किसी भी आउटसाइड पावर, जैसे कि मैंने अब आपको बताया कि कोई भी आके अब इंडिया पे रूल नहीं कर सकता, तो वो सॉवरेन। People have supreme right to make decision on internal and as well as external matters. No external power can be take the government of India. जैसे कि मैंने आपको बता दिया, सॉवरेन मतलब कि कोई भी बाहर की पावर आके, जैसे ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर आए थे और उन्होंने क्या किया, हमारी कंट्री को रूल किया, ऐसा कोई भी नहीं आ सकता। ये लोगों पे है, लोग जो हैं वो सुप्रीम हैं और लोगों की ये चॉइस होगी कि वो क्या करना चाहते हैं या क्या नहीं करना चाहते, इंटरनली और एक्सटर्नली दो। Socialist, wealth is generated socially and should be shared equally by the society. Government should regulate the worship of land. जो सोशलिस्ट, अब जो भी मुनाफा जो कुछ भी होता है, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ का या फिर किसी भी चीज़, तो ये सब इक्वली शेयर होगा लोगों में। इंडस्ट्रीज़ और जो बाकी चीज़ें हैं जैसे कि फैक्ट्रीज़ वगैरह, ये भी बनाई जाएंगी गवर्नमेंट के थ्रू, क्योंकि सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है, मतलब कि सोशल और इकोनॉमिकली इक्वल लोगों को शेयर मिलना। सेक्युलर, कि कोई सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन्स। अगर मैं हिंदू धर्म में पैदा हुई हूँ, मेरे पास फिर भी है कि मैं मुस्लिम्स का धर्म जो है वो फॉलो कर सकती हूँ। और ना ही जो हमारी इंडिया है वो कहती है कि सिर्फ एक रिलीजन जो है वो क्या करती है, इन्फ्लुएंस होती हैं या फिर किसी भी एक रिलीजन को क्या कर सपोर्ट नहीं करती हमारी इंडिया। डेमोक्रेटिक, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद पीपल। डेमोक्रेटिक मतलब कि जहाँ पे लोग जो है वो सारे फ्रीडम जो है वो इंजॉय कर सकें और जो वो अपना रूलर खुद इलेक्ट कर सकें और जो रूलर हो वो अकाउंटेबल हो, आंसरेबल हो गवर्नमेंट उनको, लोगों को। रिपब्लिक, दिस हेड ऑफ द स्टेट इज़ एन इलेक्टेड पर्सन, नॉट द हेरियार्की पोजिशंस। जो हेड होगा स्टेट का वो हेरिडिटरी पोजीशन, जो वो हेड होता है स्टेट का, मतलब जिसको भी हमने इलेक्ट किया है, वो उसके बाद सुप्रीम पावर जो है वो नहीं होगी, उसको हम आगे चेंज भी कर सकते हैं। जस्टिस, जस्टिस मतलब कि इंसाफ। कोई भी अगर डिस्क्रिमिनेट करता है किसी को भी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन, तो वो क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट कोर्ट में जाके कंप्लेन कर सकते हैं और उनको इंसाफ मिलना चाहिए। नॉट इवन द गवर्नमेंट डू एंड डिस्क्रिमिनेशन विद द पीपल या फिर डिसएडवांटेज ग्रुप्स। लिबर्टी, लिबर्टी, देयर इज़ नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द सिटीजन्स। खुली आज़ादी है, उनको कुछ भी कर सकते हैं, वो अपने थॉट्स, अपनी विशेज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि इंडिया में होता है। कुछ भी गलत कदम अगर गवर्नमेंट उठाती है तो लोग आ जाते हैं अब खुद को एक्सप्रेस करने, स्ट्राइक करके या फिर दंगे फसाद करके। इक्वालिटी, हर एक जो इंसान है वो लॉ के आगे इक्वल है, सबको इक्वल जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मिलेंगी, किसी के साथ भी अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं होगा। फैटर्निटी, सब जो हैं वो कैसे एक फैमिली मेम्बर की तरह रहेंगे, विद अ भाईचारे की तरह। अब इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, ये आपका लास्ट है, अच्छे से देखिएगा इसको। Constitution is not merely a statement of values and philosophy. We noted above, Constitution is mainly about the embodying these values into institutional agreements. Constitution सिर्फ लिखने की चीज़ नहीं है, बट Constitution को इम्प्लीमेंट कर, ये जो चीज़ें हैं ये अगर हम जैसे फैटर्निटी की मैं बात करती हूँ, फैटर्निटी बोलते भाईचारा, अगर हम भाईचारा के साथ एक मुट्ठी बन के नहीं रहेंगे तो लोगों के लिए आसान हो जाएगा हमें तोड़ना, बाहर की कंट्रीज़ के लिए आसान हो जाएगा मेनली हमें तोड़ना। मच ऑफ द डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अबाउट दीज एग्रीमेंट्स। इट इज़ अ वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत लंबा और डिटेल्ड है, देयरफॉर इट नीडेड टू बी अमेंडेड क्वाइट रेयरली टू कीप इट अपडेट। अब जो अमेंडमेंट्स हैं, जो चेंजेस हैं, वो बहुत मुश्किल से आते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। दोज हु क्राफ्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेल्ट दैट दिस हैज़ बीन इन अकॉर्डेंस विद द पीपल एस्पिरेशन चेंज इन सोसाइटी। जो लोग थे जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, उन्होंने कहा कि लोगों की एस्पिरेशंस चेंज होंगी तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का भी एक रख देते हैं कि आप चेंज कर सकते हो, बट दे डिड नॉट सी इट एज
वो चाहते थे कि अगर वो चाहते हैं उनको लगता है कि चेंज जो है वो लाना ज़रूरी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी 7 फंडामेंटल राइट्स और 6 फंडामेंटल राइट्स की। तो ये क्या होती हैं? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स मतलब कि चेंजेस। अमेंडमेंट्स मीन्स चेंजेस। कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द इंस्टीट्यूशनल एग्रीमेंट इन अ वेरी लीगल लैंग्वेज। अगर आप फर्स्ट टाइम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करते हो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए इसको समझना। बट अगर आप बेसिक इंस्टीट्यूशन जो डिज़ाइन है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको देखते हो, अब जैसे प्रीएम्बल को जब आप देखते हो तो आपको कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो बहुत डिफिकल्ट होंगे आपके लिए। यार द बेसिक इंस्टीट्यूशन डिज़ाइन इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट जो बेसिक इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन है कॉन्स्टिट्यूशन का वो इतना डिफिकल्ट नहीं है समझना। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सी ऐसी प्रोविजंस हैं जिसमें लोगों को हक है कि वो अपना चूज़ कर सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव। इट डिफाइंस हु विल हैव द मच पावर टू टेक विच डिसीजंस, किसके पास क्या पावर होगी कि वो डिसीजंस ले सकता है। एंड इट पुट्स लिमिट्स टू व्हाट गवर्नमेंट कैन डू बाय प्रोवाइडिंग सम राइट्स। और इसमें लिमिटेशंस भी होती हैं कि गवर्नमेंट जो है वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वॉयलेट करके कोई लॉ नहीं बना सकती। सो जो रिमेनिंग 3 चैप्टर्स इन दिस बुक्स आर अबाउट दीज 3 एस्पेक्ट्स ऑफ वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वी शैल लुक सम की कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस इन ईच चैप्टर। जो की कॉन्स्टिट्यूशन जैसे जस्टिस की बात हुई थी, सेकुलरिज्म, तो ऐसे ही उन्होंने कहा है कि 3 एस्पेक्ट्स जो बचते हैं अब उनके बारे में हम इस पूरी बुक में देखेंगे। बट दिस टेक्स्ट बुक इज़ नॉट कवर ऑल द साइलेंट फीचर। जो ये टेक्स्ट बुक है ये हर एक साइलेंट फीचर जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसको नहीं बताती है, कवर नहीं करती है। बट सम अदर एस्पेक्ट्स विल बी कवर्ड इन योर टेक्स्ट बुक इन नेक्स्ट ईयर। कुछ जो है वो इसी साल हो जाएंगे, कुछ नेक्स्ट ईयर होंगे। तो मुझे पता है कि बच्चों को जो एसएसटी बहुत बोरिंग लगती है, बट बिलीव मी एसएसटी इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, क्योंकि आप कंटेम्प्रेरी जो प्रेजेंट वर्ल्ड है उसके साथ इस चीज़ों को रिलेट कर सकते हो। दिन रोज़ आए दिन आप इन चीज़ों को देखते हो। तो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज़ वीडियो। ये चैप्टर यहीं आपका कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब आपको पता है कि कोरोना वायरस का समय चल रहा है, तो बच्चा आपको ढीला नहीं पड़ना है। आपको अगर लगता है कि आप जो है वो स्कूल नहीं जा पाओगे, हाँ आप स्कूल नहीं जा पाओगे, बट आपका नेक्स्ट ईयर बोर्ड है, तो आपको उस तरीके की पढ़ाई करनी चाहिए, इस तरीके का अपना माइंडसेट बनाना चाहिए जैसे आप बोर्ड की ही तैयारी कर रहे हो। इस साल माना आप स्कूल नहीं जाओगे, बट नेक्स्ट ईयर व्हेन यू विल आप जब 10th में होंगे, व्हेन यू आर इन 10th, तो आपको तब तो देना ही है ना पेपर। चाहे जो इस साल का हो गया है कि बच्चों 10th के पेपर जो है वो नहीं दे रहे, बट क्या पता आपके आने तक जो है वो हो जाए कि आपको पेपर देने हैं। तो आपको उसी तरीके से तैयारी करते रहना है, बिल्कुल भी ढील नहीं छोड़नी है अपनी पढ़ाई में। समझ गए आप सब बच्चे? तो अभी कोरोना चल रहा है, आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो मेरी यही कोशिश है कि आप घर में बैठें, अच्छे से पढ़ें। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और तरीके से आपको समझाऊँ तो मैं वैसे भी आपको समझा दूँगी। मेरे को पता है कि मैं बहुत डिटेल में चली जाती हूँ, वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, बट ये आप लोगों के लिए कि ताकि आपको डिफ़िकल्टी ना हो आप जब 10th में जाओगे या बड़ी क्लासेस में जाओगे इन चीज़ों को समझने की। सो बाय, टेक केयर, अच्छे से